हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 है, आपने यदि एईसी पेपर फर्स्ट में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट रखा है, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एमआईएल हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया है और ये आपका आज आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर था। जैसे कि हम लोगों ने हर प्रैक्टिस सेट में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। इसके बाद ग्रुप नंबर बी में मैंने आपको जो है हर सेट में 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराया है। इसके बाद जो है ग्रुप नंबर सी में 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा है। तो सेम प्रकार से हम आज का भी क्लास करने वाले हैं। टोटल आपके जो है 70 मार्क का ये क्लास रहेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करें और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। वैसे तो आपको YouTube पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाता हूं या आपको कोई नहीं इस तरीके से करवाएगा। चलिए बच्चे, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और आज जो है आपका 41 नंबर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि 1955 में किसकी अध्यक्षता में जो है राजभाषा समिति का गठन हुआ था। राजभाषा समिति जो है प्यारे बच्चे, इसका गठन सबसे पहली बार कब होता है तो 1955 में होता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन गया। इसके बाद देखिए, जब इस समिति का गठन होता है सबसे पहली बार तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं प्यारे बच्चे, ये पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो आप कहोगे सर बाल गंगाधर खैर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए यहां पर और भी कई सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि ये जो समिति थी, इस समिति का गठन जो है यह किस आधार पर किया गया था। तो आपके भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो आपका जो है भारतीय संविधान में 344 का क नंबर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के आधार पर जो है राजभाषा समिति का गठन होता है। जब इस समिति का गठन होता है तो इसमें कुल कितने सदस्य थे प्यारे बच्चे, तो अगर सदस्यों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो कहोगे सर टोटल 21 गो सदस्य था। कितना सदस्य है प्यारे बच्चे, 21 गो। इसके बाद चलिए आगे यहां से और क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि हम बात करें राजभाषा समिति के अध्यक्ष की, तो राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चे, ये कौन होता है, तो राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है, याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है बच्चे, केंद्रीय गृह मंत्री जो है ये कौन होते हैं, तो राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर वर्तमान में जो है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, तो इसीलिए जो है वर्तमान राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपके अमित शाह जी हो जाएंगे। साथ में देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा बच्चे। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अगर हम बात करें केंद्र हिंदी समिति के बारे में, किसके बारे में बात करें, केंद्र हिंदी समिति के अगर अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो सर केंद्र हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जैसे कि देखिए यहां पर राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं आपके गृह मंत्री, वैसे ही केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वह आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। जैसे वर्तमान में अभी कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। चलिए, सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है आप लोग शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्लास से जोड़िए, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और हमें भी जो है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने में मजा आ सके। चलिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो बच्चे, क्वेश्चंस कहता है कि इनमें जो है कौन महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनियों के बारे में बात करेंगे तो यह आपके व्यंजन ध्वनि का प्रकार है। व्यंजन ध्वनि के कौन कौन से प्रकार, जैसे कि देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो एक हो जाता है आपका अल्प प्राण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हो जाता है बच्चे वह है आपका महाप्राण। ठीक है, चलो इस दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है वह आपके पेपर में ऑप्शन देगा, कोई भी एक ध्वनिया दे सकता है। पूछेगा बताओ इसमें कौन जो है
अल्प प्राण है या कौन जो है इसमें महाप्राण है। तो जब आप इसको समझ जाइएगा अच्छे तरीके से तो कोई भी वर्ण आएगा तो आप पहचान लोगे। चलिए, तो यहां पर देखो अल्प प्राण की बच्चे बात करते हैं तो यह आपका क्या है, व्यंजन ध्वनि का प्रकार हो जाता है। व्यंजन ध्वनियों की हम बात करें तो यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला तो स्पर्श व्यंजन ध्वनि आता है, फिर बच्चे आपका जो है अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि आ जाता है, और इसके बाद देखिएगा आप तो आ जाएगा आपका उष्ण व्यंजन ध्वनि, है ना। तो ये सारे व्यंजन ध्वनियां हो जाते हैं, हम तीनों आधार पर देखते हैं। जैसे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो देखो यहां पर अल्प लिखा हुआ है, अल्प में कई गो शब्द होता है, अ ल प, 3 गो शब्द। अब यहां पर ये जो 3 है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि विषम संख्या होता है ना। तो याद रखिएगा कि 1, 3 और 5 नंबर पर आने वाला जो वर्ण होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो अल्प प्राण हो जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण में। जैसे देखो स्पर्श व्यंजन वर्ण में क्या क्या आता है, सबसे पहला आपका क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, और फिर आ जाता है आपका प वर्ग। इसमें देखिए 5-5 वर्ण होते हैं, सभी वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5-5 वर्ण होते हैं। इन पांचों वर्ण में जो पहला नंबर पर आता है, जैसे क ख ग घ में क आता है, च छ ज झ में च आता है, ट ठ ड ढ में ट आता है, त थ द ध में त आता है, और प फ ब भ में प आता है। फिर तीसरा नंबर पर क्या आएगा, तो क ख ग घ में ग आएगा, च छ ज झ में ज आएगा, ट ठ ड ढ में प्यारे बच्चे ड आएगा, इसके बाद त थ द ध में त के बाद जो है थ द आएगा, इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो है आपके प फ ब आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पांचवा वर्ण अब कौन सा होगा, तो पांचवा वर्ण आपका अंग हो जाएगा, फिर यहाँ पर यो हो जाएगा, यहाँ पर अर हो जाएगा, यहाँ पर न हो जाएगा और म हो जाएगा। तो ये सारे वर्ण जो है बच्चे आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। महाप्राण की बात कर लें तो देखो महा में कितने वर्ण है प्यारे बच्चे, आप कहोगे गुरुजी 2 गो वर्ण है। कितने वर्ण है, 2 गो। तो 2 एगो सम संख्या होता है, यानी कि दूसरा नंबर पर और चौथा नंबर पर जो वर्ण आएगा वह क्या हो जाएगा बच्चे, आपका जो है स्पर्श व्यंजन ध्वनि में महाप्राण ध्वनि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ख हो गया क ख ग घ में, इसके बाद जो है घ हो जाता है, फिर यहां पर देखो च छ ज झ में आपका दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो छ आता है, इसके बाद ज नहीं आपका झ हो जाएगा। फिर ट ठ ड ढ की बात करेंगे तो यहां पर देखिए आपका ठ हो जाएगा, और इसके बाद जो है ढ हो जाएगा। इसके बाद त थ द ध में देखो तो आपका थ होगा, और इसके बाद जो है ध हो जाएगा। प फ ब भ में क्या होगा बच्चे, तो फ हो जाएगा और आपका भ हो जाएगा। तो ये सब आपका क्या हो गया, तो महाप्राण ध्वनिया हो गया, जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आया। इसके बाद देखिए तो यहां पर आपको जो है अंतःहस्त व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण से भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम अंतःहस्त व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो अंतःहस्त व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो ये सब जो है आपका किसमें आ जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे सर ये सब जो है अल्प प्राण में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चे, अल्प प्राण में। देख रहे हो यहाँ पर ये बरका टाके वर्ण है, इसीलिए बरका वाला में आएगा। और दूसरा देखो यहाँ पर आपका जो है उष्ण व्यंजन ध्वनि होता है, तो उष्ण व्यंजन ध्वनि की बात करें तो आपका तालव्य स होता है, मूर्धन स होता है, दंत स होता है, और आपका ह होता है। तो उष्ण जो है छोटका लिखल है, इसीलिए यह सब किसमें आ जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी महाप्राण में आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से जब भी आपको अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के बारे में पूछा जाएगा तो मैंने जो आपको तरीका बताया है याद रखने का, ये बस तरीका याद रखिएगा, वर्ण कोई भी आएगा आपके पेपर में तो आप आराम से कर लोगे। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो बच्चा जी इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर पर आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि यहां पर देखना झ दिया हुआ है, तो झ कहां आता है बच्चे, महाप्राण में आता है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है आपका जो है ख, जिसको हम लोग जो है मूर्धन स कहते हैं। मूर्धन स कहां आता है बच्चे, तो यह भी आपके महाप्राण में आता है। इसीलिए देखो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, तो चूज करना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहता है कि निम्न में जो है सघोष ध्वनि कौन सी है। अब फिर लो यहां पर भी जो है इसी प्रकार का लोचा खड़ा होने वाला है। जैसे अभी आप लोगों ने महाप्राण और अल्प प्राण को देखा है, वैसे ही चीजों को यहां पर हम लोग सघोष ध्वनि और एक और ध्वनि होता है जो कि आपका अघोष ध्वनि है, इस दोनों को भी समझते हैं। सघोष यानी कि आप इसको घोष ध्वनि भी कहते हैं, और एक होता है अघोष ध्वनि।
चलो इस दोनों को समझ जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम सघोष की बात करते हैं और अघोष की बात करते हैं तो यहां पर याद रखना, अघोष में जो है पहला नंबर वाला वर्ण और दूसरा नंबर वाला वर्ण, ठीक है। जैसे आपका क ख ग घ में क और ख हो जाएगा, च छ ज झ में च और छ हो जाएगा, फिर देखो ट ठ ड ढ में ट और ठ हो जाएगा, त थ द ध में त और थ हो जाएगा, और प फ ब भ में प और फ हो जाएगा। ये सब आपका अघोष व्यंजन ध्वनियां हो गया। इसके बाद सघोष व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो अंतिम का 3 गो, 3 4 5 है ना। जैसे देखिए क ख ग घ में आपका जो है ग आता है, घ आता है और अंग आता है, ठीक है। च छ ज झ की बात करें तो आपका जो है ज हो जाएगा, झ हो जाएगा और य हो जाएगा। ट ठ ड ढ में क्या होगा बच्चे, ड होगा, ढ होगा और इसके बाद अर होगा। त थ द ध में क्या होगा, तो फिर देखो द होगा, ध होगा और न होगा। फिर देखो यहाँ पर प फ ब भ में बच्चे तो आपका जो है ब हो जाएगा, फिर यहाँ पर भ हो जाएगा और म हो जाएगा। तो ये सब हो गया आपका क्या, तो ये सब हो गया सघोष वर्ण। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे, पहला और दूसरा नंबर पर जो आएगा वो अघोष होगा, जिसको जो है कम घोषणे के साथ बोला जाता है, जैसे क और ख कह दिए। इसमें जो है क्या होता है, जोर नहीं लगता है, डायरेक्ट कहा जाता है क और ख। लेकिन कहते हैं ग, ग कहते हैं तो लगता है कि मुंह में जो है काफी तेज घर्षण होती है। घ कहते हैं तो घर्षण के साथ यहां पर ध्वनि निकलती है, मतलब इसको घोष कर बोला जाता है। और ये क और ख है तो इसको जो है बिना घोषे बोला जाता है, समझ गए ना। तो इस आधार पर भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये सब जो था आपके जो है स्पर्श व्यंजन ध्वनि थी। इसके बाद फिर से देखो यहाँ पर आपके जो है अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि होता है, और बच्चे जो है आपके उष्ण व्यंजन ध्वनि होता है। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंतःहस्त ध्वनि है ये तो आपको पता है य र ल व होता है, और आपका जो उष्ण व्यंजन ध्वनि है ये तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। लेकिन यहाँ पर एक चीजें ध्यान रखनी है, जो भी अंतःहस्त ध्वनि होगा प्यारे बच्चे, यह आपके किस में आ जाएगा, तो सघोष वर्ण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा अंतःहस्त ध्वनि, सघोष में। और एक यहां से एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ये जो ह होता है यह ह भी कहां आ जाता है, सघोष में आ जाता है। क्योंकि जब ह कहते हो तो ऐसा लगता है कि हम इसको घोष कर बोल रहे हैं, है ना, इसमें जोर लगता है बोलने में। इसके बाद देखिए यहां से जो ये 3 गो आपका उष्ण व्यंजन ध्वनि है ये आपका अघोष में आ जाता है, क्योंकि स कहते हैं तो डायरेक्ट बोला जाता है, समझ गए ना। तो ये तीनों आपका जो है अघोष व्यंजन ध्वनि में आ जाएगा। इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। अब देखिए पूछा जा रहा था आपका सघोष ध्वनि इसमें कौन सा है। सघोष ध्वनियों की बात करते हैं तो देखिए यहां पर सघोष ध्वनियां जो है प्यारे बच्चे तालव्य स किसमें आता है बच्चे, आपका जो है यहाँ पर देखिए अघोष ध्वनि में आता है, तो हमारा ईत नहीं होगा। इसके बाद मूर्धन स भी नहीं होगा, दंत स भी नहीं होगा। व कहां आता है बच्चे, तो आप कहोगे सर व जो है ये सघोष ध्वनि में आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग जो है इसमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी, तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है प्यारे बच्चे, इसका उपयोग जो है कविता लेखन में नहीं होता है। यह विज्ञापन लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है, मीडिया में किया जाता है, संचार माध्यम में जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, जैसे कि बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का जो संबंध होता है यह किस प्रकार के हिंदी से होता है, तो आप कहोगे सर सामान्य हिंदी से होता है। कौन से हिंदी से, या किससे संबंधित हो जाएगा, तो सामान्य हिंदी से हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, यह एक कहावत है। यह क्या है बच्चे, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होगा। देखो ऑप्शन क्या क्या है, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, या फिर झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। तो क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चे आपका बुरे काम में बुराई का मिलना जो है ये आपका हो जाएगा कोयले की दलाली में मुंह काला करना, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वर्ड मीनिंग वाला है, अनुवाद वाला, कहता है एस्टेब्लिशमेंट का जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो जाता है बच्चे स्थापना। क्या हो जाता है, स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए मौलिक की बात करेंगे तो मौलिक का हो जाएगा आपका फंडामेंटल। क्या हो जाएगा बच्चे, फंडामेंटल हो जाएगा। फिर यहां पर प्रतिनिधि की बात करेंगे बच्चे तो आप कहोगे सर डेलीगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेलीगेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर जो है आपका
नियोक्ता है तो नियोक्ता को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयर। क्या कहते हैं बच्चे? एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता। समझ गए? तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है। हालांकि इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया है, आपको मुहावरा और लोकोक्ति के लिए भी एक कंप्लीट क्लास प्रोवाइड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। वहां से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, तो मुहावरा और कहावत, इसके बाद जो आपका ये वर्ड मीनिंग वाला है, इस वर्ड मीनिंग वाले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो छूटने ना पाए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म्स का प्रकाशन हुआ था। मतलब ये जो पुस्तक है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म्स, इसका प्रकाशन जो है ये कहां से होता है? नागरिक प्रचारणी सभा से, या फिर केंद्रीय हिंदी निर्देशालय से, हरियाणा साहित्य अकादमी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा जी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? हरियाणा साहित्य अकादमी हो जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी से हुआ है। इसके बाद देखिए एक और पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? पुस्तक का नाम क्या है? तो अकम्प्रीहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ठीक है? यहां पर याद रखेंगे आप लोग अकम्प्रीहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, अकम्प्रीहेंसिव हिंदी इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, ठीक है? इस पुस्तक का प्रकाशन जो है बच्चे किसके द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है, शब्दकोश, ठीक है? चलिए तो इसके प्रकाशन की बात करेंगे बच्चे, तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा जो है अकम्प्रिहेंसिव हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का क्या किया गया था? तो प्रकाशन किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजा वेश बदलकर जो है कार्यालय पहली बार महीने के किस तारीख को गया था? जैसे यह आपके सदाचार के ताबीज चैप्टर से लिया गया है। और देखिए यहां पर बच्चे जो है, यहां पर बताया जाता है कि जब राजा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैल जाता है, ताबीज सभी कर्मचारियों को बंधवा दिया जाता है, तो उसको चेक करने के लिए जो राजा है वह भेष बदलकर जो है यह सबसे पहली बार कब जाता है चेक करने? पहले तारीख को, दूसरे तारीख को, 4 तारीख को, या 5 तारीख को? तो बच्चे दूसरे तारीख को, ठीक है? महीने के 2 तारीख को जो है राजा क्या करता है, तो यह चेक करने के लिए जाता है कि क्या ताबीज पहनने के बाद जो है घुसखोरी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए बच्चे हम बात करेंगे आखिरी बार कब जाता है ना? आखिरी बार कब जाता है? तो महीना के 30 तारीख को, महीना के 30 तारीख को क्या करता है, वो आखिरी बार जाता है। तब पहली बार पूछेगा तो 2 तारीख, आखिरी बार पूछेगा तो 30 तारीख। चलिए आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा सदाचार का ताबीज, ठीक है? सदाचार का ताबीज जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो बच्चे, ठीक है? इसके बाद चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दवा बीमारी की होती है मौत की नहीं, यह कथन जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कथन जो कहा गया प्यारे बच्चे, किसके द्वारा कहा गया? सबसे पहला बात तो ये याद रखो कि यह स्टेटमेंट जो है लिया कहां से गया है? तो यह आपके बाबर की ममता निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है? बाबर की ममता निबंध से लिया गया है। जब बाबर का बेटा हुमायूं बीमार होता है तो बाबर जो है अल्लाह से प्रार्थना करता है कि भाई हमारा जान ले लो लेकिन हमारे बेटे का प्राण क्या करो तो मत लो। समझ गए ना? तो वैसी स्थिति में फिर क्या होती है, उसका बेटा हुमायूं सही हो जाता है और बाबर जो है खुद बीमार पड़ जाता है। अब जब बाबर बीमार पड़ जाता है तो वह अंतिम घड़ी तक पहुंच जाता है। उस समय उसकी काफी दवाई दारू चलाई जाती है, मतलब काफी जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट के आधार पर क्या होता है, बाबर आखिरी अपनी जो स्टेटमेंट देता है वह क्या देता है कि दवा बीमारी का होता है, मौत का नहीं। हमारा मौत तो अब निर्धारित हो गया है अल्लाह के दरबार में, इसीलिए हम पर दवा कोई असर करने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चे किसका है? बाबर का स्टेटमेंट था। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। तो अगला सवाल है, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है विरोध, संतुलन, शांति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं और गुलाब के बीच में प्यारे बच्चे क्या आपका आवश्यक हो जाता है? तो वह संतुलन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे एक तो आपका गेहूं के बारे में चर्चा किया गया और दूसरा आपके गुलाब के बारे में चर्चा किया गया है। जिस तरीके से गेहूं जो है हमारे आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताता है, उसी तरीके से गुलाब जो है यह हमारे संस्कृतियों के बारे में बताता है। और इन दोनों में तालमेल का होना बहुत आवश्यक है एक समाज के लिए। इसलिए बच्चे इसमें संतुलन बनाए रखना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि गेहूं और गुलाब नाम की जो निबंध रचनाएं हैं यह किसके द्वारा किया गया है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दो, गेहूं और गुलाब नाम की रचना किसने किया है, फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट में। तो इस तरीके से बच्चे जो आज के इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाता है। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए हैं, मैं उम्मीद करूंगा आपको सभी फैक्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और सभी चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग शेयर करते जाइए। अब ग्रुप नंबर बी की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर ग्रुप नंबर बी में आपसे जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्यिक परिचय। अब बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, तो यह आपके प्यारे बच्चे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका साहित्यिक परिचय। चलिए हम लोग इसके साहित्यिक परिचय को समझते हैं। तो सबसे पहले जब साहित्यिक परिचय इसका लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करना है, इनका एक व्यक्तिगत परिचय देना है। जैसे इसका नाम क्या हो जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाता है। इनका जो जन्म होता है 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु जो है यह 1968 ईस्वी में होता है, मुजफ्फरपुर में ही। तो ये एक छोटा सा इनका व्यक्तिगत परिचय था। इनका नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ, मृत्यु कब और कहां हुआ। चलिए इसके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक परिचय की अगर बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है यह एक महान साहित्यकार थे, साथ में यह पत्रकार भी थे। काफी सारे पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है, और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब भारत की स्वतंत्रता क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस तरीके से यह एक छोटा सा परिचय जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में है। आगे अगर इनके साहित्यिक रचनाओं की बात करें या साहित्यिक परिचय की बात करें, तो यह हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं, और इसे एक विपुल लेखक के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके रचनाओं पर चर्चा करें तो इन्होंने काफी सारे जो है अलग अलग प्रकार की रचनाएं की है। जैसे कि इन्होंने निबंध रचनाएं किया, ठीक है, इसके बाद जो है रेखा चित्र इन्होंने लिखा, संस्मरण को लिखा, रिपोर्टाज को लिखा, फिर काफी सारे नाटक रचनाएं की, उपन्यास भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे, और बाल साहित्य जैसी रचनाएं भी इन्होंने अपने जीवन काल में किया। इनकी जो रचना थी प्यारे बच्चे, इसमें जो है काफी सरल और व्यवहारिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था, जिससे लोगों को इनकी रचनाएं अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अपनी रचनाओं में ये जब भी भाषा का प्रयोग करते थे तो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते थे, और खड़ी बोली भाषा जो है जिसे काफी सरल तरीके से इनके द्वारा जो है हिंदी रचनाओं में प्रयोग किया जाता था। साथ में इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया था उस निबंध में प्रसाद शैली का प्रयोग होता था। प्रसाद एक भाषागत शैली है, और उस भाषागत शैली का प्रयोग जो है यह अपने निबंध रचना के लिए किया करते थे। और इनकी जो नाटक थी इसमें इन्होंने जो है रोमांटिकवाद और आदर्शवाद इसका जो है भरपूर समाहन किया है। कहने का मतलब जब भी ये नाटक लिखते थे तो उसमें जो है रोमांटिक बातों को काफी ज्यादा वर्णित करते थे, और नाटक के जरिए जो है यह आदर्शवादी भावनाओं को भी व्यक्त करते थे, जिससे लोग जो है जब उसको देखे या मान लीजिए उसको पढ़े तो वह मोटिवेट हो सके अपने आप में। समझ गए ना। तो इस तरीके से इनकी नाटक रचना हुआ करती थी। एक बार जब स्वतंत्रता क्रांति के दौरान क्या होता है, इनको जेल भेज दिया जाता है, तो यह जेल में एक रचना करते हैं जिसका नाम होता है अंबल पाए। ठीक है, क्या कहते हैं, तो अम्ब पलाई नाम की एक रचना करते हैं, जो कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए ये रचना लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना है। इसके अतिरिक्त भी इनकी आपको कई सारी ऐसी रचनाएं देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रमुख रूप से हम बात करें तो जैसे कि माटी की मूरत, मील का पत्थर, गेहूं और गुलाब, विद्यापति पदावली, कर्मवीर, तरुण भारती, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। समझ गए ना। तो आपको ये सारी प्रमुख रचनाएं याद रखना है, जो कि किसकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए माटी की मूरत रचना किसकी है पूछ दे, आप क्या कहोगे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया। तो इस तरीके से पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जब पूछेगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब कि आप आराम से जो है इसका साहित्यिक परिचय कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, सघोष और अघोष ध्वनि में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बात तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराया था वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाई दिया है कि सघोष और अघोष ध्वनि में क्या अंतर है। बस यहां पर आपको जो है डिफिनीशन के जरिए समझना है। चलिए इसको समझते हैं। तो अगर सघोष ध्वनि या फिर घोष ध्वनि की बात करें तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में जो है स्वर तंत्रिका क्या होता है, कंपित होता है। मतलब जहां पर
जब भी कोई वर्ण आप बोलिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि हम उसे जो है रगरन के साथ बोल रहे हैं, घोष कर बोल रहे हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कहो ग, ग कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में क्या हो रहा है, तो आपकी स्वर तंत्रिकाएं जो है ये घर्षण कर रही है। घ कहते हैं तो घर्षण होता है, अंगा कहते हैं तो घर्षण होता है। तो इस तरीके से याद रखोगे जो भी आपकी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं, जैसे कख गग से लेकर के प फ ब भ तक, ठीक है, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो है तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवें नंबर पर जो भी वर्ण आएगा ये सब क्या हो जाएगा, तो सघोष ध्वनि हो जाएगा। फिर अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि की बात करें तो आपका यर लव होता है, ये सब किसमें आ जाता है, सघोष ध्वनि में आ जाता है। और उष्ण व्यंजन ध्वनि जो होता है जिसमें आपका एगो ह जो है ये कहां पर आ जाता है, ये भी आपके सघोष ध्वनि में आता है। फिर चलिए बात करते हैं हम लोग अघोष ध्वनि की, तो ठीक उसका उल्टा होगा। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका जो है ये कंपित नहीं होता है, सघोष में कंपित हो रहा था, अघोष में कंपित नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन ध्वनि जो क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ तक है, इसमें जो पहला नंबर और दूसरा नंबर पर वर्ण आता है बच्चे, जैसे क ख ग घ में क ख, च छ र में च छ, ट ठ र में ट ठ, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अंतःहस्त व्यंजन ध्वनि की बात करें तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, और एक आपका और ह होता है, लेकिन ह कहां पर चला गया बच्चे, तो ये आपके जो है सघोष ध्वनि में चला जाता है। बस आपका जो है यहाँ पर तीन गो रह जाता है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। ये कौन सा में आ जाएगा, अघोष ध्वनि में। तो इस तरीके से जब पेपर में सघोष ध्वनि और अघोष ध्वनि में अंतर आपसे पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की ध्वनि और उसके प्रकार के बारे में बताइए। तो हिंदी भाषा के ध्वनि पर चर्चा करें तो भाई ध्वनि क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये जानना है। तो जब ध्वनि की बात करेंगे बच्चे तो ध्वनि एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके सहायता से जो है हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। यही ना, जैसे मान लो हमें कुछ बोलना है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम हो जाता है। हालांकि अगर हिंदी भाषा के ध्वनियों की बात करेंगे तो मूल रूप से यहाँ पर जो है 52 ध्वनि मानी जाती है, लेकिन टोटल ध्वनियां जो है ये 59 ध्वनि है। हिंदी भाषा में कितनी ध्वनि स्वीकार की गई है, तो 59 ध्वनियों को स्वीकार किया गया है। लेकिन मूल रूप से आप देखोगे तो केवल और केवल आपको 52 ध्वनियां देखने को मिलती है। इन सभी ध्वनियों के आधार पर जो है हमारी हिंदी भाषा जो है यह काफी समृद्ध मानी जाती है। अगर इसके प्रकार की बात करते हैं तो इसे मूल रूप से 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। जैसे कि आपका स्वर ध्वनि हो जाता है। स्वर ध्वनि किसको कहते हैं, स्व से स्वर और स्व से स्वतंत्र। वैसी ध्वनि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसको हम लोग स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से बोला जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, समझ गए ना। तो ऐसे वर्ण को आप स्वर ध्वनि कह लेंगे, स्वर वर्ण कह लेंगे। साथ में देखिए बच्चे, यहाँ पर व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का वैसा वर्ण होता है या वैसी ध्वनि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें स्वर ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। जैसे देखिए कवर्ग, कवर्ग की बात करें, जैसे क लिखते हैं बच्चे तो क जो ध्वनि है इसको हम लोग क हलंत अ की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्वर ध्वनि आ गया। जैसे मान लीजिए च लिखते हो तो च कैसे लिखा जाता है, च हलंत अ लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए तो आपका अ जो आ जाता है स्वर ध्वनि आ जाता है। तो इस आधार पर आप कहेंगे जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं आपकी उसको हम लोग स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त करते हैं। फिर चलो आगे हम अयोगवाह ध्वनि की बात करते हैं। तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जिसे ना तो हम स्वर ही कह सकते हैं और ना ही इसे व्यंजन ही कह सकते हैं, समझ गए ना। न तो ये पूरा पूरा स्वर होता है, ना पूरा पूरा व्यंजन होता है। ऐसी ध्वनि को हम लोग अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार, जैसे मान लीजिए आप अंग लिखते हो, है ना। अनुनासिक की बात करेंगे बच्चे, फिर या विसर्ग की बात करेंगे अह, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ण होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे या फिर अयोगवाह ध्वनि कहलाएगी, समझ गए। तो पेपर में जब आपसे हिंदी भाषा की ध्वनि और उसके प्रकार के बारे में पूछा जाएगा तो बताइए आप लोग कमेंट करके क्या लिख लीजिएगा या नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना या विज्ञप्ति क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो अधिसूचना या विज्ञप्ति की बात करेंगे तो यह दोनों एक ही होता है। विज्ञप्ति को ही अधिसूचना कहा जाता है जिसको इंग्लिश में हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं। यह भी याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अधिसूचना का जो है अनुवाद क्या होगा। तो आप कहोगे सर अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन, समझ गए। चलिए आखिर ये होता क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, किसी सरकार की ओर से
जन साधारण तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या फिर उसके स्थानांतरण, इन सभी तरह के कार्यों के लिए जो सूचना प्रसारित की जाती है वही आपका एक अधिसूचना कहलाता है, नोटिफिकेशन कहलाता है। जैसे मान लो आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो उस यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं, तो आपके जैसे परीक्षा नियंत्रक हो जाते हैं, एग्जाम कंट्रोलर, उसके द्वारा जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अधिसूचना जारी किया जाता है, जिसके जरिए आपके विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है, महाविद्यालय के बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है, किसी भी सरकारी कार्यालयों की बात कर ले या फिर एक जन साधारण व्यक्तियों की बात कर ले, उसके द्वारा जो है राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति या फिर उसके स्थानांतरण, इन सभी के लिए जो है बच्चे जो सूचना जारी की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिसूचना कहते हैं। यह राजपत्र जो है यह राजपत्र में भी प्रकाशित होता है, यानी कि गैजेट में भी इसका प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। समझ गए ना। साथ में देखिए तो विज्ञप्ति के द्वारा जो है अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृति विधेयक या फिर संकटकालीन घोषणाएं, ये सारी घोषणाएं आपको अधिसूचना के जरिए मिलता है। जैसे कोई भी सूचना, कोई भी अध्यादेश हो, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी के बारे में ही अभी मैंने आपको बताया है, तो वह क्या करता है, एक अध्यादेश जारी करता है, एक आदेश देता है कि एग्जामिनेशन इतना समय से होने वाला है, फॉर्म आपका इतने डेट से भरा जाएगा, एक आदेश जारी करता है। या फिर मान लीजिए कोई अधिनियम, अधिनियम की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज लागू करना है, नई चीजें, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ग्रेजुएशन का समय बदल दिया गया है ना, तो वो एक एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया प्यारे बच्चे। तो ये अधिनियम या फिर कोई भी विधेयक पारित करना हो, कोई भी संकटकालीन स्थिति की घोषणाएं करना हो, तो ये सब जो है घोषणा किसके जरिए होता है, तो आप कहोगे सर अधिसूचना के जरिए होता है या फिर विज्ञप्ति के जरिए होता है। समझ गए। इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट नियमों या फिर आदेशों की घोषणा भी जो है अधिसूचना के द्वारा ही होता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण की सूचना भी इसी के द्वारा प्रसारित की जाती है। अगर विज्ञप्ति या अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण हो तो उसे जो है असाधारण राजपत्र प्रकाशित करता है, मतलब क्या कहते हैं, तो असाधारण गैजेट के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है। जब भी कोई अधिसूचना जो है क्या हो, तो एक काफी महत्वपूर्ण माना जाए उस स्थिति में। इसके बाद विज्ञप्ति या अधिसूचना जो है यह राजपत्र के किस भाग में प्रकाशित होगी, इसका निर्देशन भी जो है यह कौन करता है, तो आपका विज्ञप्ति करता है, प्रेस के द्वारा दिया जाता है। फिर विज्ञप्ति के द्वारा या फिर अधिसूचना के तहत जो है वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य जो है यह माना जाता है। विज्ञप्ति क्या होता है बच्चे, तो किसी भी वैधानिक दृष्टिकोण से यह काफी सर्वमान्य माना जाता है, जिसमें जो भी आदेश आता है उस आदेश का निर्वहन किया जाता है। समझ गए। तो ये आपके जो है अधिसूचना से संबंधित जानकारियां थी, जो कि अधिसूचना के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने क्या क्या देखा, अधिसूचना भाई क्या होता है, तो किसी भी जन साधारण या सरकारी कार्यालयों में जारी की जाती है। इसके बाद इसका प्रकाशन जो है राजपत्र यानी कि गैजेट के द्वारा भी किया जाता है। इसमें कोई भी अध्यादेश, अधिनियम या फिर कोई भी विधेयक वगैरह जो है ये पारित की जाती है। कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी आदेश जारी करना हो, तो ये भी आपको जो है अधिसूचना के तहत बताया जाता है। समझ गए ना। कोई भी सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सूचना हो, या फिर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण अधिसूचना जो कि जिसके लिए जो काफी महत्वपूर्ण हो, तो उसको जो है राजपत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वैधानिक दृष्टिकोण से जो है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अधिसूचना के बारे में भी जो जानकारी मैंने बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से ग्रुप नंबर सी की बात करेंगे तो क्वेश्चंस जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। सबसे पहले टिप्पण लेखन क्या है, इसकी विशेषता और इसके लेखन विधि के बारे में बताइए। तो टिप्पण लेखन पर हमने ऑलरेडी क्लास प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक है, आप लोग वहां से इसका आंसर नोट्स तैयार करोगे और पेपर आने तक इसका फुल रिवीजन करोगे। इसके बाद देखिए मुर्तुजा हकीम का आपको चरित्र चित्रण करना है। मुर्तुजा हकीम जो कि आपके जो है बाबर की ममता चैप्टर से है, और बाबर की ममता चैप्टर का एक पात्र मुर्तुजा हकीम के बारे में बताना है कि उसका क्या चरित्र रहा था। इसके बाद देखिए पेपर में आपसे इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, भाव स्पष्ट करें। अब इसमें कोई भी आपको जो है 2 पंक्तियां दे देगा, आपको कहेगा उसका भाव बताने के लिए। जैसे 100 के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, भाव बताना है, इसका पंक्ति का क्या अर्थ होगा। फिर देखिए कहता है गेहूं सिर पर धुन रहा खेतों में, गुलाब रो रही बगीचों में, इसके बारे में बताना है। तो यहां से देखिए ये आपको क्या करने हैं बच्चे, तो इसका भाव स्पष्ट करना है, जिस पर कंप्लीट क्लासेस जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। समझ गए।
तो ये आज के इस क्लास का फाइनली आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और प्यारे बच्चे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज था ये आज खत्म होता है। ठीक है, ये आपका फाइनल मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 था। बस ये 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको शिद्दत से कर लेना है, पेपर में आपको कहीं और से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। जितना क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट टाइप पढ़ाया है या फिर जितना क्वेश्चंस मैंने आपको लॉन्ग टाइप बताया है, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया है, आप अगर सभी को अच्छे ढंग से कर लेते हो, पेपर में आप 70 आउट ऑफ 70 करके आओगे, इसकी पूरी गारंटी है। समझ गए ना बच्चे? तो इतना अगर कर लिए हैं आप लोग तो एक बार कमेंट करके बताइए, क्या गुरुजी आप लोगों के आपने जो बताया है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है? एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। विशेष अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे दोस्तों को आपको हेल्प मिल सकेगी, सभी बच्चे अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए भी इसे जो है अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।